आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज हम लोग मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान जो कि आपदा प्रबंधन चैप्टर है और आपदा प्रबंधन से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 2011 से लेकर 2024 तक पूछा गया है, वह टॉप 60 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें से चुना गया है। 2011 से लेकर 2024 के बीच में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी और किताब से चुना गया प्रश्न है जो कि गेस है, और यह सभी क्वेश्चन 100% लड़ेगा। अगर हमारा विश्वास करके यह 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग आपदा प्रबंधन का कर लेते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपदा प्रबंधन से पूछा जाएगा, लगभग कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। कौन से? तो आपदा प्रबंधन चैप्टर से। तो आपदा प्रबंधन चैप्टर से के जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2011 से 24 तक पूछा गया है तो वह सभी इस क्लास में 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चुनकर करा दिया गया है, 60 प्लस, जो कि रिवाइज करके लगभग 80 के आसपास होगा। तो आप लोग उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग 60 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 10 से 15 नंबर का टेंशन खत्म हो जाएगा। क्या? 10 से 15 नंबर का टेंशन खत्म हो जाएगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि आपदा प्रबंधन से यह सभी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और पूछा भी गया है, और फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी यह 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा, हमारा विश्वास करके पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछेगा, यह हमारा गारंटी है। आप लोग प्रीवियस ईयर पढ़िए, आपके लिए एग्जाम में काफ़ी बेहतर होगा। और प्रीवियस ईयर आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो आपको पता नहीं चल पाता है, क्योंकि कैसे कैसे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसी टाइप पर ही आपके प्रश्न पूछे जाएंगे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में भी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए आए हैं तो, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त यह 60 टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ पाए और उनका भी 10 से 15 नंबर का तैयारी हो पाए। क्या? 10 से 15 नंबर का तैयारी हो पाए, क्योंकि 10 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में पूछा जाता है। तो आप लोग इसे जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त के भी तैयारी हो जाए, और आप यह 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, यह क्लास को पूरा वॉच करके कर लीजिएगा ताकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बेहतर हो पाए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का यह फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आपदा कितने प्रकार के होता है? हमें बताना है आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं, 1 का राइट आंसर बी होगा। 2 प्रकार के होते हैं, और कौन कौन सा होते हैं? तो एक होता है प्राकृतिक आपदा। कौन सा होता है? तो प्राकृतिक आपदा होता है। और दूसरा कौन होता है? तो मानव जनित आपदा होता है। कौन होता है? तो मानव जनित आपदा होता है। आपदा टोटल कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है, वैसा आपदा जो मानव के प्राकृतिक के द्वारा घटित होता है तो उसे क्या कहते हैं? आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में यह सभी क्वेश्चन पूछे जाने वाला है और जो कि पूछा भी गया है, तो आप सभी इसे जरूर याद रखिएगा। तो वैसा आपदा जो प्राकृतिक के द्वारा आता है तो उसे क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक के द्वारा जो घटित होता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। 2 का राइट आंसर ए होगा, प्राकृतिक आपदा। और आपसे पूछेगा वैसा आपदा जो मानवों के द्वारा घटित होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जो मानवों के द्वारा घटित होता है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। और मानव जनित आपदा में कौन कौन से आते हैं? तो रेल दुर्घटना आता है, सांप्रदायिक दंगा आता है, और बम विस्फोट आता है। गैस का रिसाव भी मानव जनित आपदा में आता है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन से होते हैं? तो प्राकृतिक आपदाएं बाढ़, सुखाड़ होता है। क्या होता है? तो बाढ़ होता है और सुखाड़ होता है, और कई प्रकार के होते हैं प्राकृतिक आपदा। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा पिक्चर का थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि हमें बताना क्या है। 3 नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया है, वैसा आपदा जो मानव के द्वारा घटित होता है तो उसे क्या कहते हैं? जो मानवों के गलतियों के कारण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मानव कृत आपदा कहते हैं। 3 का राइट आंसर बी होगा, मानव कृत आपदा कहते हैं। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा वैसा आपदा जो प्रकृति के द्वारा घटित होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और प्राकृतिक आपदा क्या होता है? तो सुखाड़, सुनामी सभी प्राकृतिक आपदा होते हैं। और मानव आपदा क्या होता है? तो आतंकवाद
आतंकवाद मानव आपदा होता है, और रेल दुर्घटना जो मानवों के गलतियों के कारण होता है, और गैस का रिसाव भी मानव जनित आपदा है, क्योंकि मानव की गलतियों के कारण ही गैस का रिसाव होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? हमें बताना है इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो सांप्रदायिक दंगा कौन फैलाता है? तो मानव फैलाता है। आतंकवाद कौन कराता है? तो मानव कराता है। बम विस्फोट किसके गलतियों के कारण होता है? तो मानवों के गलतियों के कारण होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। 4 का राइट आंसर डी होगा। इनमें से सभी मानवों के गलतियों के कारण होता है, जो कि मानव जनित आपदा है, इनमें से सभी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा क्या होता है? तो वैसा आपदा जो प्रकृति के द्वारा घटित होता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, और जो मानव के द्वारा घटित होता है उसे मानवकृत या मानव जनित आपदा कहते हैं। तो हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो बाढ़ हमारा कैसा आपदा है? तो बाढ़ हमारा प्राकृतिक आपदा है। आपके जब क्लास के शुरुआती में भी बताए थे। और भूकंप कैसा आपदा है? तो भूकंप भी हमारा प्राकृतिक आपदा है, और भूस्खलन भी प्राकृतिक आपदा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। इनमें से सभी प्राकृतिक आपदा है। और भूकंप क्या है? तो भूकंप एक प्रकार का तरंगे है जो कि पृथ्वी के अचानक कांपने की वजह से यह उत्पन्न होता है। और भूकंप किस यंत्र से नापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। किस यंत्र से? तो सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। सिस्मोग्राफ से नापा जाता है भूकंप। और भूकंप की गहनता किसके द्वारा नापी जाती है? तो रिएक्टर स्केल के द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर, सूखा किस प्रकार की आपदा है? 6 नंबर क्वेश्चन है, सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा हमारा प्राकृतिक आपदा है, यह मानव के द्वारा नहीं होता है। 6 का राइट आंसर बी होगा। प्राकृतिक आपदा है सुखाड़। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आतंकवाद कौन सा आपदा है? तो आतंकवाद मानव जनित आपदा होता है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में, सूखा किस प्रकार की स्थिति आती है, यानी सुखाड़ की स्थिति कैसी आती है? तो सुखाड़ की स्थिति धीरे धीरे आती है। कैसे आती है? तो सुखाड़ की स्थिति एकदम धीरे धीरे आती है। कैसे आती है? तो सुखाड़ की स्थिति धीरे धीरे आती है। तो यह क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? इनमें से कौन मानव के गलतियों के कारण यानी मानवों के द्वारा घटित होता है? तो रेल दुर्घटना हमारा मानवों के द्वारा घटित होता है। 7 का राइट आंसर सी होगा, रेल दुर्घटना। और बाढ़ किस प्रकार की आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है। भूकंप हमारा किस प्रकार की आपदा है? तो ये भी प्राकृतिक आपदा है। और सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है। सुनामी किस प्रकार की आपदा है? तो सुनामी प्राकृतिक आपदा है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? यह क्वेश्चन मोस्ट पॉपुलर है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो यह जापानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है। और कौन है? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। और सुनामी क्या होता है? तो सुनामी कहाँ आता है? तो सुनामी समुद्र में आता है। कहाँ आता है? तो सुनामी समुद्र में आता है। कहाँ आता है? तो सुनामी समुद्र में आता है, जो कि समुद्र की तली में अचानक लहरें उठने के कारण ही सुनामी आते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर, इनमें से कौन सबसे विनाशकारी आपदा है? इनमें से कौन सबसे विनाशकारी आपदा है? तो बाढ़ हमारा सबसे विनाशकारी आपदा है। 8 का राइट आंसर सी होगा, बाढ़। और बाढ़ सबसे हानिकारक आपदा भी कहा गया है। बिहार में सबसे अधिक किस आपदा का प्रभाव है? तो यही बाढ़ का सबसे अधिक प्रभाव है, क्योंकि बाढ़ सबसे अधिक आता है कोसी नदी के कारण। बाढ़ बिहार में, उत्तरी बिहार में। कहाँ? तो उत्तरी बिहार में। आपसे क्वेश्चन तो कहाँ आते हैं? तो ये आप से क्वेश्चन पूछेगा, बाढ़ सबसे अधिक कहाँ आते हैं? तो उत्तरी बिहार में आते हैं। कहाँ आते हैं? तो उत्तरी बिहार में आते हैं। कहाँ? तो उत्तरी बिहार में कहाँ बाढ़ आते हैं सबसे ज़्यादा? और किस नदी के कारण? तो कोसी नदी के कारण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? हमें बताना है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो बाढ़ हमारा कैसा आपदा है? तो ये भी प्राकृतिक आपदा है। सुनामी हमारा कैसा आपदा है? तो ये भी प्राकृतिक आपदा है। भूकंप हमारा कैसा आपदा है? तो ये भी प्राकृतिक आपदा है। परंतु आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। 9 का राइट आंसर सी होगा, आतंकवाद। और आतंकवाद ही मानव जनित आपदा है, यह प्राकृतिक आपदा नहीं है। 9 का राइट आंसर सी होगा। तो आप लोग इसे जरूर याद
रखिएगा। और आपदा आपदा से प्रबंधन से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2011 से लेकर 2024 तक पूछा गया है वह सभी है। इस क्लास में लगभग 60 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कितना है? 60 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप 60 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जितना भी आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में जरूर बनेगा। यह हमारा गारंटी है 100%। क्योंकि और आपदा आपदा प्रबंधन से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। कितना आते हैं? 10 क्वेश्चन के आसपास आते हैं आपदा प्रबंधन से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन। तो आप लोग इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर, सुनामी क्या है? सुनामी क्या है? तो एक ज्वालामुखी का पहाड़ है, यह नहीं है। वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आने का कारण है, यह भी नहीं है। सूर्य की भी भीषण गर्मी है, यह भी नहीं है। यह विनाशकारी समुद्री लहर है। क्या है? तो यह विनाशकारी समुद्री लहर है। 10 का राइट आंसर डी होगा। विनाशकारी समुद्री लहर है जो कि समुद्र के तली में आता है, यह सुनामी। कौन आता है? तो सुनामी आता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर, सुनामी किस भाषा के शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। 11 का राइट आंसर सी होगा, जापानी भाषा का शब्द है। और सुनामी कहाँ आता है? तो सुनामी समुद्र में आता है। कहाँ आता है? तो सुनामी समुद्र में आता है। और सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है। 11 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर, महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? यानी पृथ्वी के अंदर जो कंपन उत्पन्न होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। महासागरों के तली में, महासागरों की तली में सॉरी, जो कि नदियाँ जितने भी बड़े बड़े नदियाँ होते हैं उनमें महासागरों सब में अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर जैसे हो गया, इन सब में महासागरों के तली में होने वाले कंपन के प्रमुख कारण किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें सुनामी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो सुनामी के नाम से। 12 का राइट आंसर सी होगा। और आपसे पूछेगा पृथ्वी के अंदर जो कंपन उत्पन्न होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें भूकंप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी किस स्थान पर आता है? तो सुनामी हमारा समुद्र स्थान पर आता है। 15 का राइट आंसर बी होगा, समुद्र में आता है। क्योंकि समुद्र में काफ़ी सारे लहरें तरंगे उत्पन्न होने लगते हैं जिसी के कारण सुनामी आता है। और सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है। कौन है? तो सुनामी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर, बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? जब बाढ़ की स्थिति आ जाए गांव और शहरों में तो किस स्थान पे जाना चाहिए? तो हमें ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। 16 का राइट आंसर ए होगा, ऊंची भूमि वाले स्थानों पर जाना चाहिए। और बाढ़ से क्या होता है? तो फसलों की बर्बादी होता है, जो कि जितना भी फसल होते हैं खेतों में वह नष्ट हो जाते हैं बाढ़ के कारण। और वनस्पति एवं जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है बाढ़ के दौरान। जितने भी बिल उल में रहते हैं धरती के नीचे जो कि रहते हैं जीव जंतु, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और वनस्पति में जैसे कि ये पेड़ पौधा काफ़ी सूख जाते हैं, पत्तियां झड़ उड़ जाती है, यही बाढ़ के कारण। और बाढ़ के कारण बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। यानी हानिकारक कौन कौन सा बीमारी? हानिकारक बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे अनेक सारे बीमारियां होने लगते हैं बाढ़ के कारण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन सा है? सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन सा है? तो सूखा किसके कमी के कारण आता है? तो वर्षा नहीं होगा, जिसके ही कमी के कारण आएगा। 17 का राइट आंसर ये होगा। वर्षा अगर नहीं होगा तो क्या होगा? सुखाड़, यानी पूरी पृथ्वी पर सूखी पड़ जाएगी, तो वर्षा होना आवश्यकता है। इसीलिए सूखे की स्थिति न आए कभी और वर्षा होना चाहिए। तो वही यहाँ पे पूछा है, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन सा है? तो वर्षा है। 17 का राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्न में से कौन सा राज्य सूखा से सर्वाधिक ग्रस्त है? निम्न में से कौन सा राज्य है जो सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है? तो पंजाब हमारा सूखा से ग्रस्त नहीं है, उत्तराखंड हमारा सूखा से ग्रस्त नहीं है, बिहार भी हमारा सूखा से ग्रस्त नहीं है, और राजस्थान है जो सूखा से ग्रस्त है। 18 का राइट आंसर सी होगा। और राजस्थान क्यों ग्रस्त है? तो राजस्थान में मरुस्थल है। क्या है? तो मरुस्थल है राजस्थान में। क्या है? तो मरुस्थल है राजस्थान में, जिसके कारण यानी पूरी भूमि मरी हुई है, जिसपे पानी थोड़ा भी नहीं है, इसी के कारण राजस्थान में, इसीलिए इसे
यहाँ सौर प्लेट भी लगाया जा सकता है राजस्थान में। तो आप लोग इस 18 का राइट आंसर सी होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर, कृषि सुखाड़ क्यों होता है? कृषि सुखाड़ क्यों होता है? तो कृषि सुखाड़ हमारा जल के अभाव में होता है। 19 का राइट आंसर ए होगा, जल के अभाव में कृषि सुखाड़ होता है। जल न देने की स्थिति में खेती नहीं हो पाती है, तो क्योंकि खेतों के होने के साथ साथ जल की भी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर, कृषि सुखाड़ से बचाने का उपाय क्या है? कृषि सुखाड़ से बचाने का उपाय क्या है? तो हमारा ए में दिया है क्या? तो शिक्षा की प्रचार करना, जो कि गलत है। जल संसाधनों का विकास करना, ये भी गलत है। तालाबों को जलापूर्ति करना, ये भी गलत है। नदियों के मार्ग को बदलकर, और यहाँ पे लिखा गया है सूखाग्रस्त क्षेत्र बनाना, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो तालाबों को जल आपूर्ति करना। 20 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो सी होगा। 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी होगा, तालाबों का जल आपूर्ति करना। ये डी नंबर है जो कि गलत है। इसका राइट आंसर सी होगा, तालाबों को जल आपूर्ति करना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ के समय अधिक हानि किसकी होती है? 21 नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ के समय अधिक हानि किसकी होती है? तो बाढ़ से सबसे ज़्यादा फसलों को भी हानिकारक होता है, और पशुओं के जितने भी धन होते हैं वो सभी को भी हानि होता है। बड़े बड़े भवन गिर जाते हैं बाढ़ के कारण, इनमें से सभी का हानि होता है। 21 का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी का हानि होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है? बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है? तो भूस्खलन हमारा नहीं है, चक्रवात हमारा नहीं है, सुखाड़ नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, बाढ़ है, जो कि 22 का राइट आंसर सी होगा। और बाढ़ सबसे अधिक कहाँ है? तो यही बिहार में है, और बिहार के उत्तरी बिहार में है। कौन सा बिहार? तो उत्तरी बिहार में सबसे अधिक बाढ़ की समस्या है। तो यही यहाँ पे पूछा गया है, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है? तो बाढ़ है। 22 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? और यह क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, क्योंकि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछेगा। कब पूछेगा? तो 2025 में पूछेगा, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो हमसे पूछा है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 23 का राइट आंसर सी होगा, कोसी नदी को। और आपसे पूछेगा पश्चिम बंगाल में कौन सी नदी को शोक कहा जाता है, यानी पश्चिम बंगाल में किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी। कौन सा नदी? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। किस नदी? तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त रहती है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त रहती है? तो सबसे ज़्यादा बाढ़ की समस्या कहाँ है? तो उत्तरी बिहार में है। 24 का राइट आंसर बी होगा, उत्तरी बिहार में। और उत्तरी बिहार में कैसा है? तो यही बाढ़ की समस्या है सबसे अधिक। तो हमारा 24 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर, इनमें से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित है? इनमें से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित है? तो भूस्खलन किससे होता है? तो यह पहाड़ियों के ढहने के कारण होता है, यानी पहाड़ों से जितने भी चट्टाने भरक भरक कर जो कि पहाड़ें गिरती रहती है, वही यहाँ पे पूछा है। भूस्खलन उसी को कहा जाता है जो कि पहाड़ों टूट टूट कर गिरते रहता है। तो यहीं पे पहाड़ी इलाका कौन है? तो उत्तराखंड है। 25 का राइट आंसर हमारा ए होगा, कश्मीर और उत्तराखंड यह दोनों पहाड़ी इलाका है, इसलिए यहाँ भूस्खलन हमेशा होते रहता है। 25 का राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर, 26 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो दूरबीन नहीं कहते हैं, फोकस दूरी नहीं कहते हैं, रिएक्टर स्केल कहते हैं। 26 का राइट आंसर सी होगा, रिएक्टर स्केल कहते हैं। और थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? तो बुखार को मापा जाता है। तो यह नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आप लोग जानते भी होंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, मलबे के नीचे दबे
हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? और यह 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कब? 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी हम बोलते हैं उसे ज़रूर रिवाइज भी कराते हैं, वो सभी याद कर लेते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बढ़िया रिजल्ट बनेगा और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से हो जाएगी। तो आप सभी इसे ज़रूर याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यानी जो कि भूकंप एक बार पृथ्वी पलट गया और उसके नीचे जितना भी चीज़ होता है जो कि वर्तमान वो होता है वो सभी दब जाता है। पृथ्वी पर जितना भी चीज़ अवस्थित होता है, जब भूकंप होगा पृथ्वी पलटेगा तो वो सभी अंदर चल जाएगा। तो उसको अंदर जो गया है उसको पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो दूरबीन का उपयोग नहीं करते हैं, इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग करते हैं। 27 का राइट आंसर बी होगा, इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक संकेंद्रितशील क्षेत्र है? निम्न में से कौन सा सर्वाधिक संकेंद्रित क्षेत्रशील है, यानी सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आता है? आपसे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है। इसका मतलब यही है, संकेंद्रितशील का मतलब यही है सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आता है। क्या? तो सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आता है? तो सबसे ज़्यादा भूकंप आता है देहरादून में। 28 का राइट आंसर ए होगा, देहरादून में सबसे अधिक भूकंप आता है। और भूकंप की गहनता किसके द्वारा नापी जाती है? तो रिएक्टर स्केल के द्वारा। और आपसे पूछेगा भूकंप किसके द्वारा मापा जाता है? सिर्फ मापा जाता है तो वह सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर, भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है तो उसे क्या कहते हैं? भूपटल के नीचे का वह स्थान, मान लो यहाँ पर पृथ्वी है और इसके नीचे का यह एक केंद्र है जो कि भूपटल के नीचे का वह स्थान जहाँ पर यहाँ पे भूकंप का जन्म होता है और ऐसे ऐसे करके जो पृथ्वी पर आता है तो उसे क्या कहते हैं? जो पृथ्वी पर आता है भूकंप का जरिए उसे अधिक केंद्र कहते हैं। और जो भूकंप का जन्म होता है जहाँ यहाँ केंद्र पे जन्म होता है यह, उसे क्या कहते हैं? तो उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। 29 का राइट आंसर ये होगा, उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। और पृथ्वी के नीचे जो कि केंद्र होता है और उसके जो कि भूकंप आता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अधिकेंद्र कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो बिहार में विनाशकारी भूकंप 1934 ईस्वी में आया था। कब आया था? तो 1934 ईस्वी में आया था। 30 का राइट आंसर ए होगा, 1934 में बिहार में विनाशकारी भूकंप आया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 31 नंबर, भोपाल गैस त्रासदी कैसी आपदा थी? और गैसों का रिसाव यह कैसा आपदा है? तो यह मानव जनित आपदा है। तो वही हम यहाँ पे पूछा गया है जो कि भोपाल गैस त्रासदी हुआ था उस समय, तो वह कैसा आपदा था? तो वह मानव जनित आपदा था, मानव के गलतियों के कारण हुआ था। 31 का राइट आंसर बी होगा, मानव जनित आपदा था। और भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1984 ईस्वी में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। यह गैसों का रिसाव हुआ था। और कौन सा गैस हुआ था? तब मिथाइल आइसोसाइनाइट हुआ था। कौन सा हुआ था? तब मिथाइल आइसोसाइनाइट नामक गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल नामक आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था जो कि भोपाल गैस त्रासदी में एक बगल जितने भी जिस साइड यह गैस जाता था उस साइड का पूरे वस्तु मर जाता था, यानी मूर्छित हो जाता था। पेड़ पौधे भी और साथ ही साथ मानव पशु पक्षी सभी, जिस बगल यह गैस जाता था यानी जिधर का हवा बहता था तो यह मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस जो था वह मानवों को और सभी जीव जंतुओं को मृत्यु के घाट उतार देता था। तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आता होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 32 नंबर, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस का रिसाव हुआ था? जो कि भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। और कब हुआ था भोपाल गैस त्रासदी? तो 1984 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1984 में। आपसे यह क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा तो इसे भी याद रखिएगा। तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो 1984 में। और किस गैस का, यहाँ पे पूछा है किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट का हुआ था। 32 का राइट आंसर ये होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइट। और भोपाल गैस इसी का, भोपाल गैस कैसा आपदा है? तो भोपाल गैस मानव जनित आपदा है जो कि मानव के गलतियों के कारण हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर अवस्थित है। 33 का राइट आंसर ये होगा, सतलज नदी पर अवस्थित है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा
गोविंद सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो वो भी सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 34 नंबर, भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी हमारा कब हुआ था? तो 1984 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1984 ईस्वी में हुआ था। 34 का राइट आंसर ए होगा, 1984 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 35 नंबर, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर अवस्थित है। 35 का राइट आंसर ए होगा, नर्मदा नदी पर अवस्थित है सरदार सरोवर बांध। कौन बांध? तो सरदार सरोवर बांध। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है हीराकुंड, क्या हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो हीराकुंड बांध आपके महानदी पर अवस्थित है। किस नदी पर? तो महानदी पर अवस्थित है। कौन सा नदी? तो महानदी पर अवस्थित है। कौन अवस्थित है? तो यही हीराकुंड बांध अवस्थित है महानदी पर। और हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो उड़ीसा। किस राज्य में अवस्थित है? तो उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। कौन सा राज्य? तो उड़ीसा राज्य में अवस्थित है आपके हीराकुंड बांध। और किस नदी पे? तो महानदी पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 36 नंबर, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र के तली में भूकंप का आना है। 36 का राइट आंसर ये होगा, जब समुद्र के तली में भूकंप आता है जिसी के कारण ही सुनामी आता है। और सुनामी कहाँ आता है? तो यही समुद्र में आता है। और सुनामी कौन सी भाषा का शब्द है? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा का? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। और सुनामी कैसी आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है। कैसी आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है सुनामी। कैसी आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 36 का राइट आंसर हमारा ये होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 37 नंबर, भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो उसे अधिक केंद्र कहते हैं। 37 का राइट आंसर बी होगा, अधिक केंद्र कहते हैं। और जहाँ भूकंप का जन्म होता है, क्या जहाँ भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अधिक केंद्र, उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। जहाँ भूकंप के जन्म होगा वहाँ भूकंप केंद्र कहेंगे। और जहाँ भूकंप पृथ्वी के नीचे भूकंप का केंद्र का ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं? तो अधिक केंद्र कहते हैं। 37 का राइट आंसर बी होगा। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 38 नंबर, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने की प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ कब आता है? जब वर्षा ज़्यादा होता है तब आता है। और जल अधिक होगा तभी आएगा। तो 38 का राइट आंसर ए होगा, जल की अधिकता के कारण। और आपके ऑप्शन में कबो कबो देता है वर्षा की अधिकता के कारण, तो आप वर्षा की अधिकता पर टिक कीजिएगा। किस पे टिक कीजिएगा? तो वर्षा की अधिकता पे टिक कीजिएगा। यहाँ पे दिया है वर्षा का न होना, जब वर्षा होवे नहीं करेगा तो बाढ़ कैसे आएगा? तो हमसे पूछा है क्या नदियों में बाढ़ आने का, यानी बाढ़ आना ही आना है। और नदियों में बाढ़ क्यों का प्रमुख कारण क्या है आने का? तो जल की अधिकता, यानी जब वर्षा ज़्यादा होगा तभी बाढ़ आएगा, और जब वर्षा ज़्यादा नहीं होगा तो बाढ़ नहीं आएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 39 नंबर, कुशहा तटबंध किस नदी पर स्थित है? कुशहा तटबांध किस नदी पर अवस्थित है? तो कुशहा तटबांध हमारा किस नदी पर अवस्थित है? तो कोसी नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर अवस्थित है? तो कोसी नदी पर अवस्थित है। 39 का राइट आंसर हमारा बी होगा, कोसी नदी पर अवस्थित है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो यही कोसी नदी को कहा जाता है। और कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बिहार से ही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 40 नंबर, पश्चिम बंगाल का बाढ़ की विभीषिका कौन सा नदी है? पश्चिम बंगाल में जो बाढ़ आता है उसके कारण कौन सा नदी है? तो पश्चिम बंगाल में कौन सा नदी का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। 40 का राइट आंसर ये होगा, वही यहाँ पे पूछा है, यानी बाढ़ या विनाशकारी नदी कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल में किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 41 नंबर, सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? तो गोविंद सागर बनाया गया है। 41 का राइट आंसर सी होगा, गोविंद सागर। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर परियोजना हमारा किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर परियोजना। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है भाखर नागल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखर नागल परियोजना हमारा सतलज नदी पे है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, जितना भी रिवाइज करवाते हैं उन्हें आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
42 नंबर क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो यह बंगाल की खाड़ी में आया था। 42 का राइट आंसर डी होगा, बंगाल की खाड़ी में आया था। और कब आया था? तो 26 दिसंबर 2004 को आया था। बंगाल की खाड़ी में भूकंप कब आया था? यानी भूकंप नहीं, भयंकर सुनामी। क्या भूकंप नहीं आया था, सुनामी आया था। क्या आया था? तो सुनामी। और कब आया था? तो यह 26 दिसंबर 2004 को आया था। और कहाँ आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 43 नंबर, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाला कौन सा तरंग है? भूकंप की पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले कौन सा तरंग आता है? तो सबसे पहले हमारा कौन सा तरंग आता है? तो पी तरंग आता है। कौन सा तरंग आता है? तो पी तरंग आता है सबसे पहले। 43 का राइट आंसर ए होगा, पी तरंग आता है सबसे पहले। और सबसे खतरनाक तरंग कौन है? तो सबसे खतरनाक तरंग एल तरंग है। कौन तरंग है? तो एल तरंग है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 44 नंबर, भूकंप की माप किसके द्वारा की जाती है? भूकंप के माप किसके द्वारा किया जाता है? तो भूकंप की माप सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। 44 का राइट आंसर ए होगा, सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। और भूकंप कैसा आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है। कैसा आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है। भूकंप कैसा आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है भूकंप। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 45 नंबर, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामों के लिए। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत का टोटल 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने भूकंपीय क्षेत्र जोनों में बांटा गया है? तो 5। अब 45 का राइट आंसर सी होगा, 5 जोनों क्षेत्रों में भूकंपीय तरंगों को बांटा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 46 नंबर, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थानों पर क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? जहां आग लग जाता है उस स्थिति में यानी जो कि आग लगे स्थानों पर क्या प्राथमिक उपचार हो सकता है? तो सबसे पहले उन्हें ठंडा पानी डालना चाहिए। 46 का राइट आंसर ए होगा, ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। और तब उसके अस्पताल ले जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? पहले ठंडा पानी डालना चाहिए, उसके बाद है उसके अस्पताल में भर्ती या ले जाना चाहिए। तो 46 का राइट आंसर हमारा ए होगा, सी नहीं होगा, ए होगा राइट इसका आंसर। आप कहीं भी देख सकते हैं, इसका राइट आंसर ए ही होगा, बुक में भी यही है, यही होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 47 नंबर, बस्ती मकानों में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? बस्ती यानी जितने भी घरे होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं शहरों समय, उन समय आग लग जाता है तो उसके कारण उसके लिए क्या करना चाहिए? तो अग्निशामक यंत्रों को बुलाना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो अग्निशामक यंत्रों को बुलाना चाहिए। 47 का राइट आंसर हमारा सी होगा, अग्निशामक यंत्रों को बुलवाना चाहिए, जो कि बड़े बड़े घरों यानी बिल्डिंगों में आग लग जाते हैं जिसके कारण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 48 नंबर, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग, क्या कहा जाता है इसे? सुदूर संवेदी उपग्रह को रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो उन्हें हम सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किस लिए करते हैं? तो संसाधनों की खोज के लिए करते हैं। किसके लिए? संसाधनों की खोज के लिए। 48 का राइट आंसर बी होगा, संसाधनों की खोज के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किया जाता है, जिसे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 49 नंबर, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन है। 49 का राइट आंसर ए होगा, सार्वजनिक टेलीफोन। और आपके बुक में भी ऑप्शन ये दिया है। अगर आपसे पूछेगा वर्तमान में सबसे लोकप्रिय साधन कौन है, तो वर्तमान में सबसे अधिक लोकप्रिय साधन मोबाइल है। कौन है? तो सबसे अधिक मोबाइल है वर्तमान में लोकप्रिय संचार का साधन। और आपसे पूछा है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, तो यह सार्वजनिक टेलीफोन है। इसका आंसर बुक में भी ये दिया हुआ है, सार्वजनिक टेलीफोन। 49 का राइट आंसर ये होगा। और आपसे वर्तमान में पूछेगा तब आप लोग मोबाइल पे टिक कीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 50 नंबर, इनमें से कम विनाशकारी आपदा कौन सा है? इनमें से कम विनाशकारी आपदा कौन सा है? तो धीरे धीरे कौन आता है? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, धीरे धीरे कौन आता है? तो धीरे धीरे हमारा कौन आता है? तो धीरे धीरे हमारा कौन आता है?
है तो सूखा आता है। 50 का राइट आंसर डी होगा, हमसे यही पूछा है। इनमें से कौन सा कम विनाशकारी यानी कम यानी धीरे धीरे कौन आता है, तो यह सूखा आता है। 50 का राइट आंसर डी होगा। और सूखा किस प्रकार का आता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा सुखाड़ किस प्रकार का आता है, तो सुखाड़ धीरे धीरे आता है। कैसे आता है, तो धीरे धीरे आता है, अचानक नहीं आता है और यह धीरे धीरे आता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 51 नंबर, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होना चाहिए। और यह 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब, 2025 के लिए। तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, जहां भूकंप आता है उस जगह पे भवनों की आकृति कैसा बनाना चाहिए, तो आयताकार आकार का बनाना चाहिए। 51 का राइट आंसर डी होगा, आयताकार आकार का बनाना चाहिए। भवनों का निर्माण यानी बनवाना चाहिए। निर्माण का अर्थ वही होता है जो कि भवनों को बनवाना चाहिए जहां भूकंप संभावित क्षेत्र है। जैसे में देहरादून हो गया, कई सारे भूटान बंगाल में भूकंप आते रहते हैं, तो उन सब जगहों पर क्या करना चाहिए, तो आयताकार घर का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 52 नंबर, सुनामीटर के द्वारा किस समुद्र के तली में क्या मापा जाता है। हमसे क्वेश्चन में साफ साफ पूछा गया है कि सुनामीटर द्वारा क्या मापा जाता है, तो सुनामीटर द्वारा सुनामी को मापा जाता है। 52 का राइट आंसर डी होगा, सुनामी को मापा जाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा सुनामी को किसको द्वारा नापा जाता है, तो सुनामीटर द्वारा। किसको द्वारा, तो सुनामीटर के द्वारा सुनामी को नापा जाता है। किसको द्वारा, तो सुनामीटर के द्वारा सुनामी को मापा जाता है। तो वो हमसे वही पूछा है, सुनामीटर द्वारा समुद्र के तली में क्या मापा जाता है, तो सुनामी को मापा जाता है। 52 का राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 53 नंबर, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में भवन मकानों का निर्माण करना चाहिए। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए, तो समुद्र तट के निकट नहीं करना चाहिए। जहाँ समुद्र है वहाँ पे मकान बनवाना चाहिए, नहीं बनवाना चाहिए। समुद्र तट से दूर ऊंची भूमि वाले स्थान पे, क्या, समुद्र तट से दूर ऊंची भूमि वाले स्थान पर करना चाहिए। 53 का राइट आंसर बी होगा, समुद्र तट से हटकर यानी दूर। और किस वाले भूमि पर, तो नीची वाली नहीं, ऊंची वाली भूमि पर। क्या, तो ऊंची वाली भूमि होते हैं जो कि ऊंच भूमि होते हैं, उन पे निर्माण करवाना चाहिए भवनों यानी मकानों का। और समुद्र तट से दूर करवाना चाहिए। और 53 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 54 नंबर, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात किन महीने में भयानक आया था। बंगाल की खाड़ी के चक्रवात किन महीने में भयानक आया था, तो मई जून दिया है ए ऑप्शन में, और बी ऑप्शन में दिया है जून जुलाई, और सी ऑप्शन में दिया गया है अगस्त सितंबर, और डी ऑप्शन में दिया गया है अक्टूबर नवंबर। तो यह क्वेश्चन आपके लिए है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, यह हमारा इंतजार रहेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 55 नंबर, इनमें से कौन सा क्षेत्र सूखा माना जाता है। इनमें से कौन सा क्षेत्र सूखा माना जाता है, तो सुखाड़ किस राज्य में है, तो राजस्थान राज्य में है। 55 का राइट आंसर ए होगा, पूर्वी राजस्थान में है सबसे अधिक सुखाड़। वही यहाँ पे पूछा है इनमें से कौन सा क्षेत्र सूखा के लिए जिम्मेदार है, तो राजस्थान है जो कि पूर्वी राजस्थान। 55 का राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 56 नंबर, भाखर नागल बांध किस नदी पर स्थित है, तो भाखर नागल बांध हमारा सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर, तो सतलज नदी पर स्थित है। 56 का राइट आंसर डी होगा, सतलज नदी पर स्थित है कौन, तो भाखर नागल बांध। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 57 नंबर, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 57 का राइट आंसर सी होगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 58 नंबर, सूखे की स्थिति आती है, तो सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, तो हम आपको बताए भी थे सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है। 58 का राइट आंसर बी होगा, धीरे धीरे आती है। और यह 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। सूखे की स्थिति कैसी आती है, तो धीरे धीरे आती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 59 नंबर, बिहार किस भूकंपीय जोन में आता है। बिहार किस भूकंपीय जोन में आता है, तो बिहार हमारा तीसरा भूकंपीय जोन में आता है। किस भूकंपीय जोन में, तो तीसरा भूकंपीय जोन में आता है। 59 का राइट आंसर बी होगा, तीसरा भूकंपीय जोन में। और बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था, तो 1934 में आया था। कब आया था, तो 1934 ईस्वी में आया था।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 60 नंबर, सबसे खतरनाक तरंग कौन है? तो सबसे खतरनाक तरंग हमारा एल तरंग है। 60 का राइट आंसर सी होगा। एल तरंग सबसे खतरनाक तरंग है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले कौन सा तरंग आता है? तो सबसे पहले पी तरंग आता है। कौन सा तरंग? तो पी तरंग आता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 61 नंबर, सामान्य संचार व्यवस्था से के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो केबल का टूट जाना है। 61 का राइट आंसर ए होगा, केबल का टूट जाना। क्या? केबल का टूट जाना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 62 नंबर, आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक हमारे क्या है? तो स्थानीय प्रशासन भी है, स्वयंसेवी संगठन भी है, जितने भी है, और गांव के मोहल्ले लोग भी है। यह 62 का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी है। क्या है? तो आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक इनमें से सभी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमारा यह गारंटी है, क्योंकि आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर आपको पता भी होगा बहुत स्टूडेंट के, तो आप लोग उसे जरूर दीजिएगा। और न भी पता होगा तभी भी आप लोग उसे जरूर दीजिएगा। ABC जो भी हो उसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो यह सभी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आया होगा, यह हमारा गारंटी है। क्योंकि इस क्लास से आपके आपदा प्रबंधन में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास से रहेगा। आपदा प्रबंधन में कोई क्लास नहीं आप कराया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसे जरूर कर लीजिएगा। जितने भी आपदा प्रबंधन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था वह टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस क्लास में हो गया। तो आप लोग नहीं किए हैं तो यह क्लास पूरा देख लीजिए। और 62 जो कि 60 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 62 के आसपास, तो आप लोग उससे जाकर फोड़ दीजिए। क्योंकि आपके आपदा प्रबंधन में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। कितना आते हैं? 10 से 12 क्वेश्चन के आसपास आते हैं आपदा प्रबंधन से। तो आपसे यह क्वेश्चन सभी ये इसी क्लास से लड़ेगा। तो आप लोग जरूर उसे कर लीजिएगा। तो आज का क्लास इतना ही तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसी प्रकार का डाउट हो तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके बाय।